उसका प्रक्षेपण भी किससे किया गया था? तो वो भी PSLV के एक्सेल वर्जन से किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण, तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। पहले वाले का तो लगभग 2008 में हुआ था, दूसरे वाले का 22 जुलाई 2019 को। और ये कितने किलोग्राम वजनी था? ये था 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान सेकंड। और अब तो चंद्रयान 5 के मिशन को भी क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। जो अपने इसरो के हेड हैं ना, के नारायण या कुछ ऐसा नाम है, के नारायणन है ना, इस तरह के, वी नारायणन, ठीक है। तो उन्होंने मंजूरी घोषणा कर दी, भाई मंजूरी मिल गई चंद्रयान 5 मिशन को, ठीक है। तो ये 22 जुलाई 2019 को जो चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था, 4840 किलोग्राम वजन था, उसको भेजा था GSLV मार्क 3 के M1 के माध्यम से। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अब देखना और हम क्या बात कर सकते हैं यहां से, और हम क्या बात कर सकते हैं यहां से, सुनिएगा। देखिए, एक ये क्रायोजेनिक तकनीक को और समझ लीजिए। क्रायोजेनिक तकनीक क्या कहना चाह रही है भैया ना, ये क्रायोजेनिक तकनीक क्या कहना चाह रही है, इसके बारे में भी सुनना। तो क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत कम तापमान उत्पन्न करने का जो सिस्टम है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? क्रायोजेनिक्स में ना। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। वास्तव में क्रायोजेनिक्स शब्द का उद्भव यूनानी शब्दों क्रायोस और जेनिक्स से हुआ है। दो शब्दों से बना है क्रायोजेनिक्स, एक क्रायोस से और दूसरा जेनिक्स से, ठीक है, जेनिक्स से। क्रायोस का अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा और जेनिक का अर्थ है पैदा करना, जेनेसिस, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो क्रायोजेनिक्स का जो निर्माण है वो दो शब्दों से हुआ है, एक तो क्रायोस और दूसरा जेनिक। क्रायोस का मतलब है बर्फ जैसा ठंडा, है ना, क्रायोस का मतलब है बर्फ जैसा ठंडा, और जेनिक का मतलब है निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। तो ये क्रायोजेनिक्स फिजिक्स की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है। और इस भौतिक विज्ञान की शाखा या ब्रांच में निम्न तापमान यानी बहुत कम तापमान, ठीक है, तो बहुत कम तापमान, बर्फ जैसा ठंडा, ये तो क्रायोस का मतलब है। और जेनिक का अर्थ है पैदा करना, ठीक है, जेनिक का अर्थ क्या है? पैदा करना। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग नीदरलैंड के प्रोफेसर कैमलिंग ओन्नस ने 1894 ईस्वी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी स्थायी गैसों के शीतलन द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया था। तो सबसे पहले ये क्रायोजेनिक शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? ये नीदरलैंड के एक प्रोफेसर थे, नीदरलैंड के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कैमलिंग ओन्नस, कैमलिंग ओन्नस। और उन्होंने कब इसका प्रयोग किया था? 1894 ईस्वी में, ठीक है। दरअसल क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। तो ये जो क्रायोजेनिक तकनीक है ये 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक 1801 से लेकर 1900 तक, है ना, 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए, जो स्थायी गैसें हैं गैसों का द्रवीकरण करते हैं, तो द्रवीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस को ठंडा करना पड़ेगा, तभी तो वो द्रवीकृत होगी। तो उसके द्रवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का क्या है? परिणाम है। क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ताप पर कार्य करती है। 0 से कितने तक? 238 डिग्री कम, -238 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ताप पर कार्य करती है, -238 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में बदला जाए तो ये सेल्सियस कितना हो जाएगा? -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमानों के संदर्भ में ही सामान्यतः क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक शब्द का इस्तेमाल कहां के नीचे करते हैं? 150 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी नीचे क्रायोजेनिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीकों का मुख्य उपयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहां गैसीय ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो जो गैसीय ईंधन है उनको पहले बदला जाता है किसमें? द्रव में, है ना। पहले उनको तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है, किस तकनीक से? क्रायोजेनिक तकनीक से, है ना। पहले उनको तरल अवस्था में बदल लिया जाता है। रॉकेटों के क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में, रॉकेटों का जो क्रायोजेनिक चरण है
उसको ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राय इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रम से ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो ईंधन का कार्य तो कौन करता है? हाइड्रोजन। ईंधन का कार्य तो कौन करता है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारक का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए रैमजेट क्या है? तो रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन है, ये लीजिए रैमजेट। और रैमजेट एक प्रकार का क्या है? जेट इंजन, जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करता है। वायुयान में उपलब्ध ईंधन के दहन से यह हवा गर्म होकर विमान को गति प्रदान करती है। अब आप सिर्फ इतना याद रख लेना, यहाँ पे ये एक प्रकार का जेट इंजन है। अगर कभी बाई चांस पूछ ले इस तरह का प्रश्न कि रैमजेट का संबंध किससे या रैमजेट क्या है, तो कुछ भी ऐसे आए तो उसमें ऑप्शन में आप जेट इंजन पे टिक करके आएंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का जेट इंजन है। इस प्रकार के जेट इंजन केवल गति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही निर्मित किए जाते हैं और ये 5 मैक तक की अधिकतम गति तक परिचालित किए जा सकते हैं। तो आप तो बस वो पॉइंट याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये स्क्रैमजेट हो गया, जो सुपरसोनिक रैमजेट, ये ठीक है, एक बार इसको पढ़ जाना। ठीक है, एक बार इसको पढ़ जाना। ये लीजिए, अब बात कर रहे हैं स्पित्जर अंतरिक्ष दूरबीन के बारे में, यानी स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यह सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष में दूरस्थ स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित नासा की पराबैंगनी दूरबीन है। तो किसकी दूरबीन है ये? नासा, जो अमेरिका की संस्था है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये उसकी संस्था है, सिंपल है। और सौर प्रणाली से लेकर यानी सौर मंडल से लेकर अंतरिक्ष में जो दूर स्थित पिंड हैं उनके अध्ययन के लिए भी प्रक्षेपित की गई है नासा की दूरबीन। ठीक है, नाम क्या है इसका? स्पित्जर अंतरिक्ष दूरबीन। स्पित्जर, जिसे पूर्व में अंतरिक्ष पराबैंगनी दूरबीन सुविधा है ना, स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था? अंतरिक्ष पराबैंगनी दूरबीन सुविधा, है ना, जाना जाता था। नासा की ग्रेट वेधशाला कार्यक्रम का चौथा तथा अंतिम अभियान था। प्रत्येक वेधशाला अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रकाश, दृश्य, गामा, एक्स पराबैंगनी के सर्वेक्षण के लिए प्रक्षेपित की गई थी। देखो भाई, यहाँ किरणों के नाम लिए गए हैं, एक बार याद रखना। मैं तुमको ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार बता देता हूं, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार की जब हम बात करते हैं, यहां पर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से नाम आते हैं, इनको एक सीक्वेंस से याद रखना है ना। और सीक्वेंस कौन सा याद रखोगे? तो सीक्वेंस का भी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, उस ट्रिक की मदद से आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस है गाय पद असुर। गाय पद असुर, यानी कौन गा रहा है पदों को? असुर गा रहा है। कैसे बनाओगे? गा से याद रखोगे गामा, गामा रे। ए से याद रखोगे एक्स रे, एक्स रे। पै से याद रखोगे पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, है ना। दै से याद रखोगे दृश्य, दै से याद रखोगे विजिबल, यानी कि दृश्य प्रकाश या दृश्य। ऐसे याद रखोगे इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त, अवरक्त इंफ्रारेड। सू से याद रखोगे सूक्ष्म, माइक्रोवेव्स। और रे से याद रखोगे रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। तो अगर आपसे तरंगों के प्रकार या तरंगे पूछी जाएं तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, गाय पद असुर। गा से गामा, ए से एक्स, पै से पराबैंगनी, दै से दृश्य, सु से सूक्ष्म और रे से रेडियो। तो गाय पद असुर, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। इस कार्यक्रम के अन्य अभियानों में हबल टेलीस्कोप यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का नाम याद रखना हबल, है ना, हबल अंतरिक्ष दूरबीन या हबल टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला तथा चंद्रा एक्स किरण वेधशाला भी सम्मिलित हैं। तो जो अन्य अभियान हैं इस मिशन के, इस कार्यक्रम के, उनमें ये अंतरिक्ष दूरबीन शामिल है, हबल वाला। ठीक है ना, चलिए। और दूसरा ये कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला और चंद्रा एक्स किरण वेधशाला भी इसमें शामिल है। बहुत सारी चीजें भी अवॉइड करनी है, ऐसा भी नहीं कि सारा ही सब कुछ, कुछ एक
पर्टिकुलर शब्द जिन पे मैं थोड़ा बॉक्स बना रहा हूँ या जिनको मैं अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ, वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ऐसे हर चीज़ को तो याद भी नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स